हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है रविन्द्रनाथ टैगोर का शैक्षिक दर्शन। इनके शैक्षिक दर्शन से पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं कि इनका जन्म 6 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ। इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर, माता का नाम शारदा देवी। प्रारंभिक शिक्षा इनकी सेंट जेवियर स्कूल में हुई थी। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, चित्रकला में इन्होंने प्रवीणता हासिल कर रखी थी। विद्यालय कृत्रिम वातावरण से इनका मोह भंग हो गया था। क्या है कि इनको पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे विद्यालयों में भेजा गया, लेकिन वहां की जो कृत्रिम वातावरण था उससे उनका मोह भंग हो गया। ये मैकाले पद्धति के घोर विरोधी थे। स्वाध्याय से ही इन्होंने वेद और उपनिषद का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 1905 में राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने रुचि ली, क्योंकि उस समय बंग भंग विभाजन हुआ था। 1913 में इन्होंने गीतांजलि की रचना की और इसके अंग्रेजी अनुवाद हेतु इनको नोबल अवार्ड भी दिया गया। ये पहले एशियाई और पहले भारतीय थे जिनको नोबल अवार्ड मिला। साहित्य के क्षेत्र में पहला पुरस्कार मिला था, नोबल अवार्ड मिला था। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इनको 1913 में डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने, उस समय अंग्रेजी सरकार थी, भारत सरकार 1915 में जब जॉर्ज पंचम थे उन्होंने इनको नाइट की उपाधि दी। नाइट की उपाधि से यह होता था कि नाम के आगे सर लग जाता था। लेकिन 1919 के जलियांवाला हत्याकांड हुआ, उसके बाद इन्होंने इसका विरोध किया और अपनी जो नाइट की उपाधि थी इन्होंने लौटा दी थी। इनकी कुछ रचना है जैसे उत्सवर दिन, गीतांजलि, धर्म, पूर्व पश्चिम, शिक्षा हेरफेर, माई स्कूल, स्त्री शिक्षा, शांति निकेतन, शिक्षा अवधि, धर्म। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। इसके अलावा इन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान भी लिखा। पहला भारत का जनगण मन और दूसरा इन्होंने बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। दोनों देशों के राष्ट्रगान का भी इन्होंने रचित किया। यह था इनके बारे में एक सामान्य परिचय। और 7 अगस्त 1941 को ये परलोक चले गए, इलोक से परलोक चले गए। इनको गुरुदेव, रवि और कवियों के कवि के नाम से भी जाना जाता है। यह था इनका जीवन परिचय। अब हम आगे आते हैं इनका शैक्षिक दर्शन। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का शैक्षिक दर्शन। इनका शैक्षिक दर्शन उच्च कोटि का था। इनका शैक्षिक दर्शन उच्च कोटि का है। इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ है रविन्द्रनाथ जी कहते थे कि शिक्षा केवल वह नहीं है जो हमें केवल सूचना प्रदान करे। शिक्षा का मतलब केवल सूचना का प्रदान करे। सूचना को प्रदान करे, यही शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो वह है जो हमारे जीवन का बाह्य परिस्थितियों के साथ सामंजस्य पैदा करे।
इनका यही मानना था कि शिक्षा का मतलब केवल सूचनाओं का आदान प्रदान ही नहीं होना चाहिए। इनका मतलब था कि शिक्षा वह होनी चाहिए जो हमारे जीवन का बाह्य परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करे। ये इनका मानना था। इन्होंने सा विद्या या विमुक्ति को माना। इन्होंने सा विद्या या विमुक्ति को माना। इनके अनुसार शिक्षा केवल वह नहीं है जो हमें जन्म मरण से मुक्ति दिलाए। शिक्षा का मतलब ये मानते थे कि शिक्षा वह है जो कि हमको आर्थिक सामाजिक मानसिक दासता से मुक्ति दिलाए। आर्थिक सामाजिक मानसिक दासता से मुक्ति दिलाए। ये मानते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि हमको आर्थिक सामाजिक मानसिक दासता से हमको मुक्ति दिलाए। ये था इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ। और टैगोर जी ये मानते थे कि शिक्षा आदान और प्रदान दोनों ही रूपों में होती है। शिक्षा आदान और प्रदान दोनों ही गुण उसमें निहित होते हैं। इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य अगर हमको सामंजस्य स्थापित करना है तो इसके लिए इन्होंने अपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं। इनके उद्देश्यों में था व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, इनका पहला उद्देश्य था कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा बौद्धिक शक्ति का विकास, बौद्धिक को हम मानसिक भी कह सकते हैं। बौद्धिक शक्ति का विकास ये भी इनका शिक्षा का उद्देश्य था। तीसरा था चरित्र निर्माण, चरित्र का निर्माण होना चाहिए, अच्छा चरित्र होना चाहिए। चौथा था इनका उद्देश्य सार्वभौमिक नागरिकता का विकास, इनका मतलब था कि सभी का विकास होना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पांचवा था इनका नैतिक व आध्यात्मिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। और इनका छठवां उद्देश्य था व्यक्ति व समाज में संबंध स्थापित हो, व्यक्ति व समाज में संबंध हो। ये इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य थे। इसके बाद आते हैं इन शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन्होंने एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया। इनके उद्देश्य भी बड़े व्यापक हैं, तो आप आगे देखेंगे इनका जो पाठ्यक्रम था शिक्षा का वो भी बहुत व्यापक है। पाठ्यक्रम कह सकते हैं कि यह बहुत व्यापक था, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम था इनके अनुसार। इनके अनुसार पाठ्यक्रम में कुछ विषय थी जैसे कि साहित्य, इतिहास, भूगोल, साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कला, संगीत, प्रयोगशाला, पर्यटन, नाटक, भ्रमण, आलेखन, बागवानी,
बागवानी, मौलिक रचना रचना लेखन, मौलिक रचना लेखन, खेल कूद, संग्रहालय, खेल कूद संग्रहालय, छात्र स्व अनुशासन, छात्र स्व शासन, व समाज सेवा, आदि। ये इनके पाठ्यक्रम में विषय शामिल थे, क्योंकि इनका पाठ्यक्रम बहुत ही व्यापक था। साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कला, संगीत, प्रयोगशाला, पर्यटन, नाटक, भ्रमण, आलेखन, बागवानी, मौलिक रचना लेखन, खेलकूद, संग्रहालय, छात्र स्व शासन, समाज सेवा, पर्यटन, नाटक, ये आदि इनके संगीत, ये विषय समाहित थे। आगे आते हैं हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार, इनके शैक्षिक दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियां कौन कौन सी थी। जैसा मैंने बताया था कि ये विद्यालय के कृत्रिम वातावरण के घोर विरोधी थे। एक तरह से कहा जाए रविन्द्रनाथ टैगोर जी प्रकृतिवादी थे, तो इनकी जो शिक्षण विधियां हैं वो प्रकृतिवादियों के अनुसार ही होंगी। शिक्षण विधियों में इनकी शिक्षण विधियां थी निरीक्षण द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, प्रकृति का अनुसरण द्वारा सीखना, भ्रमण, भ्रमण द्वारा सीखना, वाद विवाद, डिस्कशन, ये भी इनकी शिक्षण विधियों में था। और एक आ रहा है क्रिया द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना, ये इनके अनुसार कुछ शिक्षण विधियां थी जो कि प्रकृतिवादियों के अनुसार है, क्योंकि ये भी खुद प्रकृतिवादी थे। इसके बाद आते हैं हम कि इनके दर्शन के अनुसार अनुशासन व दंड की क्या व्यवस्था थी। अनुशासन व दंड, देखिए ये भी जो दंड है, जो कठोर दंड दिया जाता था या कठोर अनुशासन, उसके विरोधी थे। कठोर अनुशासन या कठोर दंड के ये विरोधी थे। इनके अनुसार जो अनुशासन होना चाहिए वह स्वाभाविक अनुशासन होना चाहिए, स्वाभाविक अनुशासन के पक्षधर थे। स्वाभाविक अनुशासन के पक्षधर हैं। और इनके अनुसार जो अनुशासन है इसका जो आधार होना चाहिए, इन्होंने कहा कि जो अनुशासन है इसका जो आधार है वो, इसका जो आधार होना चाहिए वो स्वेच्छा होना चाहिए, स्वेच्छा से होना चाहिए अनुशासन, ना कि किसी बाह्य प्रयोग के द्वारा होना चाहिए। ये इनके अनुसार अनुशासन था। इसके बाद आते हैं इनके अनुसार परीक्षा। इनके अनुसार जो परीक्षा प्रणाली थी वो क्या थी। ये रटंत प्रणाली के घोर विरोधी थे। रटंत प्रणाली के घोर विरोधी थे, रटने पर जोर नहीं देते थे। इनके अनुसार परीक्षा वो होना चाहिए या जो मूल्यांकन है वो होना चाहिए जो कि बालक का वास्तविक रूप में मूल्यांकन करे।
ये चाहते थे कि मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जो बच्चे का वास्तविक तरीके से मूल्यांकन करे, और रखने की प्रणाली पर जो बल दिया जाता था उसके ये घोर विरोधी थे। आगे आते हैं, इनके अनुसार स्त्री शिक्षा, हुआ जन शिक्षा। स्त्री शिक्षा और जन शिक्षा क्या थी? ये स्त्री शिक्षा के पक्ष में थे और ये कहते थे कि जो विशुद्ध ज्ञान है, इस विशुद्ध ज्ञान का मतलब ही यही है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, मतलब स्त्री शिक्षा, स्त्री और पुरुष को समान शिक्षा दी जाए, समान शिक्षा के पक्ष में थे, तभी विशुद्ध ज्ञान कहलाएगा। और इसके अलावा इन्होंने शांति निकेतन विश्वविद्यालय में, शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना की। विश्व भारती की स्थापना की 6 मई 1922 को। इस विश्व भारती में वर्तमान में, शुरू में जब विश्व भारती की स्थापना की थी तो इसमें केवल 5 ही विद्यार्थी थे, जिसमें एक इनका पुत्र भी था। अब बहुत है, कम से कम हजारों, 8-10 हजार के करीब इसमें बच्चे हैं विश्व भारती में। इन्होंने स्थापना की और इस विश्व भारती में वर्तमान में 10 विभाग चलाए जा रहे हैं, 10 विभाग कार्यरत हैं। स्थापना की थी और ये जनशिक्षा के लिए ये कहते थे कि जो जन शिक्षा है वो अनिवार्य व निःशुल्क होनी चाहिए। इसके पक्ष में थे कि जो जन शिक्षा है वो अनिवार्य होनी चाहिए, वह निःशुल्क होनी चाहिए और मातृभाषा में होनी चाहिए, मातृभाषा में ही होनी चाहिए। जो जन शिक्षा है वो किस में होनी चाहिए? मातृभाषा में, और अनिवार्य व निःशुल्क होनी चाहिए, ये ऐसा मानते थे। ये था रविन्द्रनाथ जी का शिक्षा दर्शन। फिर मिलते हैं हम एक अलग दर्शन के साथ। नमस्कार।